गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं हूं निर्मल कुमार आनंद। एक बार पुनः आनंद स्टडी पॉइंट मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज वंशानुक्रम और वातावरण का आखिरी पार्ट लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। हमने पिछले वीडियो में आपको वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित तमाम चीज़ों को बताया, जिसमें कि हमारा वंशानुक्रम का पाठ खत्म हुआ। आज वातावरण चालू करना है, लेकिन इसको चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मनोविज्ञान नामक चैप्टर खत्म हुआ है, इससे संबंधित जो लाइव क्लास हमारी है, मैं वो आपको 15/7/2020 अर्थात बृहस्पतिवार, मतलब कि जो मनोविज्ञान चैप्टर आपका खत्म हुआ है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न है उसको लेकर के मैं लाइव बृहस्पतिवार के दिन 11 बजे प्रातः आऊँगा 15 तारीख को। तो मेरी ये लाइव क्लास आप अटेंड जरूर करें। 15 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन 11 बजे प्रातः मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे रीट में आया हो, चाहे टेट में आया हो, चाहे सी टेट में आया हो, या हरियाणा टेट या सुपर टेट में जहाँ पे भी प्रश्न आए हों, और उसको मैं लेकर के लाइव क्लास आऊँगा 11 बजे 15 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन। इसके बाद जो दूसरा मेरा लाइव क्लास होगा, आपका अभी जो चैप्टर चल रहा है मनोविज्ञान, क्या बोलते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण, ये जो इससे जो रिलेटेड हमारी लाइव क्लास होगी वो होगी 18 तारीख को, 18/7/2020 को, ये भी रविवार को, ये भी होगी हमारी 11 बजे प्रातः। मतलब कि 2 लाइव क्लास आपको मैं दे रहा हूँ। एक मनोविज्ञान पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको लेकर के बृहस्पतिवार के दिन प्रातः 11 बजे पे लाइव में आऊँगा, तमाम प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। और उसके ठीक 3 दिन बाद 18 तारीख को रविवार के दिन 11 बजे पुनः लाइव में आऊँगा, और जो आपका वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित जितने प्रश्न हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो मेरी ये दोनों लाइव क्लास आप अटेंड जरूर करें। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक हमारा है पर्यावरण। पर्यावरण को वातावरण भी कहते हैं, पर्यावरण को वातावरण भी कहते हैं। अब ये पर्यावरण या वातावरण है क्या, तो हम जब देखते हैं कि हमारा ये जो पर्यावरण है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि और आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ से या चारों ओर से, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, अर्थात जिस पे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, घिरे हुए हैं, वो हमारा पर्यावरण या वातावरण है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये पर्यावरण है 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। मतलब कि जो वस्तु हमको चारों तरफ से घेरे हुए है वो हमारा वातावरण है, या जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है वो हमारा वातावरण है। तो अगर हम वातावरण की बात करते हैं, इसके अर्थ की बात करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परिधन आवरण। परि का मतलब चारों तरफ से, आवरण का मतलब घिरा हुआ, अर्थात जिस पे जो क्लाइमेट या जिस पे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो हमारा क्या है, पर्यावरण है। जिस पदार्थ पे, जिस वस्तु पे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो हमारा वातावरण है, वही हमारा पर्यावरण है।
अब पर्यावरण को तमाम मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का काम किया है ताकि पर्यावरण को कई तरीके से समझा जा सके। तो आइए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को हम समझते हैं। तो हमने कहा कि कुछ शिक्षाविदों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण की अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं जिससे कि पर्यावरण को समझने में और आसानी हो जाती है। पहली परिभाषा है बोरिंग की। बोरिंग कहते हैं कि पितृकों के अलावा अगर कोई हमको प्रभावित करता है तो वो हमारा वातावरण है। मतलब जब हम लोग वंशानुक्रम पढ़ रहे थे तो वंशानुक्रम में हमने आपको बताया था कि जो वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो 2 कारक हैं। तो 2 कारक में हमने एक बताया था आपको कि जैविक कारक और दूसरा हमने बताया था सामाजिक कारक। 2 कारकों को हमने उल्लेख किया था कि जो बालक को प्रभावित करते हैं, एक हमारा जैविक कारक था, दूसरा सामाजिक कारक था। तो जैविक कारक के जो उत्तरदायी थे वो थे माता पिता, जबकि सामाजिक कारक का उत्तरदायी हमारा वातावरण था। तो बोरिंग महोदय का कहना है कि अगर पितृकों के अलावा अगर कोई हमको प्रभावित करता है तो वो हमारा वातावरण है, अर्थात जीन्स के अलावा या आनुवंशिकता के अलावा अगर हमको कोई प्रभावित करता है तो वो हमारा क्या है, वो हमारा पर्यावरण है, हमारा वातावरण है। अर्थात जैसा हमारा वातावरण रहेगा हम उसके अनुसार ढल जाएंगे। कभी कभी प्रश्न ये भी उठता है कि कौन ज्यादा प्रभावित करता है, वंशानुक्रम प्रभावित करता है कि सबसे अधिक वातावरण प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है, लेकिन ये जान लीजिए कि ये दोनों अपनी समय और परिस्थिति के अनुसार कार्य करते हैं। जैसा समय रहता है, जैसी परिस्थिति रहती है, ये उसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। मतलब जैसी परिस्थिति बनेगी, अगर वातावरण की परिस्थिति बनती है तो वातावरण अपना काम करता है, और वंशानुक्रम की परिस्थिति बनती है तो वंशानुक्रम अपना कार्य करता है। चलिए, तो दूसरी परिभाषा जो है वो रास महोदय की है। रास महोदय कहते हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है। रास महोदय का कहना है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है। तो बोरिंग महोदय ने कहा कि पितृकों के अलावा अगर कोई हमको प्रभावित करने वाला कार्य करता है तो हमारा वातावरण है। रास महोदय ने उसी बात को कहा कि वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो क्या करती है, हमको प्रभावित करती है। लेकिन वातावरण को परिभाषित करते हुए मोरेविक्स और वुडवर्थ ने कहा कि जो व्यक्ति होता है, अर्थात जो हम होते हैं, वो हम वातावरण और वंशानुक्रम के योगफल नहीं है, अपितु क्या है, इसका गुणनफल है। तो इनका मत यह है, बोरिंग महोदय का मत यह है कि व्यक्ति जो होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल न होकर के क्या होता है, गुणनफल होता है। तो आपने तीनों मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को देखा। बोरिंग ने कहा कि पितृकों के अलावा प्रभावित करने वाला कारक अगर कोई है तो वह है हमारा वातावरण। रास महोदय ने कहा कि वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है, जबकि मोरेविक्स और वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्ति जो होता है वह योगफल नहीं होता है वातावरण और वंशानुक्रम का, अपितु इसका गुणनफल होता है। आप जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो उसका स्क्रीन शॉट लेकर के अपने पास रख लिया करिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा ये जो वातावरण है, वह कैसे काम करता है, कितने भाग में टूटा हुआ है। तो जो हमारा ये वातावरण है, ये 2 भाग में टूटा हुआ है। आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। दो भागों में टूटा हुआ है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारा ये वातावरण होता है वह अपने विषय वस्तु की भांति चलता है। जैसे अगर वातावरण की बात की जाए तो ये भूगोल का सब्जेक्ट है,
भौगोलिक दृष्टिकोण पे देखा जाए तो हमारे आसपास का जो भी वातावरण होता है वो कैसा होता है, जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का हमारा वातावरण होगा। लेकिन बात अगर हम हिंदी की करते हैं तो वातावरण हिंदीमय हो जाएगा, अगर हम बात अंग्रेजी की करते हैं तो वातावरण अंग्रेजी जैसा हो जाएगा, अगर बात हम इतिहास की करते हैं तो पूरा वातावरण इतिहासमय हो जाएगा। हम प्रशिक्षण और शिक्षण की बात करते हैं तो इसलिए हमारा जो ये वातावरण है ये शिक्षण से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे सबके मायने बदल जाएंगे। उसकी हम चर्चा आगे करते हैं। तो आपने देखा कि वातावरण हमारा दो भाग में टूटा हुआ है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण हमारा दो भाग में टूटा हुआ है। एक को कहते हैं भौतिक वातावरण और दूसरे को कहते हैं सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण। अब सामाजिक जो वातावरण हमारा है वह तीन भागों में बटा हुआ है। पहला है सांस्कृतिक वातावरण, दूसरा है आर्थिक वातावरण और तीसरा है मनोसामाजिक वातावरण। मनोसामाजिक वातावरण। तो आपने देखा कि वातावरण हमारा जो है वो दो भाग में टूटा हुआ है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण हमारा भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण में बटा हुआ है, जबकि सामाजिक वातावरण तीन भाग में बटा हुआ है, सांस्कृतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण और मनोसामाजिक वातावरण। अब हम बात करते, चूंकि हम शिक्षण प्रशिक्षण की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो वातावरण है इसका जो आंतरिक वातावरण है इसका मीन्स बदल जाएगा। जैसे कि आमतौर पे आंतरिक वातावरण का मतलब होता है कि परिवार या घर के अंदर का वातावरण या जहाँ पे रहते हैं वहाँ के अंदर का वातावरण, और बाह्य का मतलब होता है कि उसके बाहर का वातावरण। लेकिन यहाँ की जब हम बात करते हैं तो आंतरिक वातावरण का मतलब है कि माता के गर्भ की स्थिति। आंतरिक वातावरण का मतलब है माता के गर्भ की स्थिति, गर्भ की भीतर की स्थिति। अर्थात 0 से लेके 40 सप्ताह तक जन्म पूर्व स्थिति। जो हमारा ये आंतरिक वातावरण है इसका तात्पर्य है कि माता के गर्भ की स्थिति, अर्थात जब बालक माता के गर्भ में रहता है 0 से लेकर के 40 सप्ताह तक, तब बालक के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ते हैं गर्भावस्था के दौरान गर्भ के अंदर, वो कहलाता है हमारा आंतरिक वातावरण। यही कारण है कि डॉक्टर हमेशा माताओं को सलाह देते हैं कि जिनके गर्भ में शिशु पल रहा है वे उत्तेजक भोजन का सेवन न करें, अश्लील साहित्य न पढ़ें या शराब का सेवन न करें। मतलब कि कोई ऐसा कार्य न करें जिसका कि विपरीत प्रभाव बालक के ऊपर पड़े। मतलब जैसा माता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा वातावरण का, उस बालक के ऊपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि जो माता के गर्भ की स्थिति होती है, माता के गर्भ के अंदर की स्थिति होती है, वो हमारा आंतरिक वातावरण है। बालक के ऊपर तमाम प्रभाव जो पड़ते हैं माता के द्वारा ही पड़ते हैं। लेकिन जब बालक जन्म लेकर के 40 सप्ताह के बाद जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद जब वो बाहर आता है अर्थात परिवार में आता है, तो उसका होता है बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण, बालक जन्म लेकर के माता के गर्भ से निकल करके जब बाहर आता है तो उसके ऊपर बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आपने देखा कि आंतरिक वातावरण का मतलब था माता के गर्भ के भीतर की स्थिति, मतलब 0 से 40 सप्ताह जन्म के पूर्व की अवस्था है यह। तो बालक जितने समय तक माता के गर्भ में रहता है उतने समय तक उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो कहलाता है आंतरिक वातावरण।
लेकिन बालक जब भी जन्म लेकर के बाहर आता है माता के गर्भ से, तो उसके ऊपर बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और यह बाह्य वातावरण दो भाग में टूटा हुआ है, एक भौतिक वातावरण और दूसरा सामाजिक वातावरण। अब भौतिक वातावरण की हम जब बात करते हैं, तो भौतिक वातावरण की जब हम बात करते हैं, तो भौतिक वातावरण के अंतर्गत प्राकृतिक चीजें आती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं आती हैं, जैसे चंद्रमा, सूर्य, नदी, तालाब, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि। मतलब कि भौतिक वातावरण जो होता है, जो दिखाई देता है, जो हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहा है, यह वातावरण हमारा भौतिक वातावरण है। और यह वातावरण ये बालक को प्रभावित करता है। प्राकृतिक जितने भी मतलब कि प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं वो भी बालक को प्रभावित करती हैं। इसीलिए एक कवि ने लिखा भी कि पर्वत कहता पीठ उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो प्राकृतिक चीजें हैं, पर्वत पे कभी ये कहता है कि तुम ऊंचा उठना सीखो, अपने विचारों में ऊंचाई लाओ। सागर जैसा बनने की बात करता है, मतलब कि सागर भी बालक को प्रभावित कर रहा है, मतलब उसके जैसा धैर्यशील बनो, मन में गहराई लाओ। वृक्ष की जो टहनियाँ हैं उन पे कहता है कि जब अपने अंदर नम्रता का भाव लाओ, झुकने का भाव लाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भौतिक वातावरण हमारा है, यह भी बालक को प्रभावित करता है किसी न किसी रूप में। लेकिन जब बालक के ऊपर भौतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो साथ में सामाजिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। और जो हमारा सामाजिक वातावरण है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण मतलब कि बालक जिस संस्कृति और सभ्यता में रहता है, बालक के ऊपर उस संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव पूरी तरह से पड़ता है। अर्थात कह सकते हैं कि बंगाल में रहने वाले बालक के ऊपर बंगाली कल्चर का प्रभाव पड़ता है, उसकी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। दक्षिण भारत में रहने वाले बालकों के ऊपर वहाँ की दक्षिण भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बालक के ऊपर सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बालक जिस सभ्यता और संस्कृति में निवास करता है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाता है। दूसरा है आर्थिक वातावरण। यह समाज अर्थ प्रधान है, जिसके पास अर्थ नहीं है उसकी कोई गिनती नहीं है। आप देखे होंगे समाज में जिनके पास पैसा है उनके पास रुतबा है, उनका सम्मान है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उनका किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं है, ना उनका कोई काम होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य है कि बालक को आर्थिक वातावरण भी प्रभावित करता है। वो देखता है कि समाज में अर्थ प्रधान समाज है, इनके पास अधिक धन है, उनके पास अधिक धन है, उनकी जीवन शैली ऐसी है, उनकी जीवन शैली ऐसी है। तो बालक को कहीं ना कहीं ये आर्थिक वातावरण भी पूरी तरह से प्रभावित करता है और उसके अंदर लालयता आती है, लोलुपता आती है कि मैं भी का इस तरह से बनूं। तो सकारात्मक अगर रूप धारण करता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो बालक आगे बढ़ने का प्रयास करता है, सही मार्ग पे चलता है। लेकिन अर्थ की ज्यादा लिप्सा हो जाती है तो बालक गलत रास्ते का भी अनुसरण कर लेता है। अगला है मनोसामाजिक वातावरण। मनोसामाजिक वातावरण, मनोसामाजिक वातावरण का मतलब होता है कि बालक किसी न किसी व्यक्ति से प्रभावित रहता है, उसके जैसा बनने का प्रयास करता है। बंडूरा ने आगे चलकर इसी पर अपना सिद्धांत दिया था, मॉडलिंग का सिद्धांत। मतलब कि बालक जो होता है वह अपना रोल मॉडल किसी को मानता है, किसी न किसी व्यक्ति को, किसी अभिनेता को, नेता को, किसी आइकॉन को, किसी मतलब कि कार्य करने वाले व्यक्ति को। तो बालक के ऊपर उस व्यक्ति का पूरी तरह से प्रभाव पड़ जाता है और बालक उसी की तरह बनना चाहता है। इसको हम कहते हैं मनोसामाजिक वातावरण। मतलब कि किसी के द्वारा बालक अपने आप को जैसा बनने का प्रयास करे या उसके जैसा दिखने का प्रयास करे, यह होता है मनोसामाजिक वातावरण। सिंपल तरीके पे कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि किसी के घर का बालक अगर बात को नहीं मानता है तो लोग कहते हैं कि इसके चाचा पे कहिए, इसके मौसा पे कहिए, इसके मामा पे कहिए, इसके टीचर पे कहिए, ये बात को मान जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या बालक के ऊपर माता पिता का प्रभाव नहीं है? तो वह मनोसामाजिक वातावरण है। बालक के ऊपर माता पिता का कोई वातावरण काम नहीं कर रहा है, दबाव काम नहीं कर रहा है, वो पड़ोसी का काम कर रहा है, मामा मौसा चाचा
चाची का काम कर रहा है, टीचर का काम कर रहा है, मतलब कि वो बालक माता पिता से प्रभावित ना होकर के अपने चाचा चाची, अपने मामा मामी या जो भी लोग हैं उनसे प्रभावित है और उनकी बात को मानता है। तो मनोसामाजिक वातावरण होता है बालक किसी न किसी व्यक्ति से प्रभावित रहता है और उनके जैसा बनने का प्रयास करता है। तो आपने देखा कि जो हमारा ये वातावरण था वो दो भाग में टूटा था, आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण का मतलब माता के गर्भ के अंदर की स्थिति थी। बाह्य वातावरण में भौतिक वातावरण था जो बालक को प्रभावित कर रहा था, प्राकृतिक वस्तुएं बालक को प्रभावित कर रही थी। फिर सामाजिक वातावरण में आपने देखा कि सांस्कृतिक वातावरण, बालक जिस संस्कृति में जिस सभ्यता में पला बढ़ा है उसके ऊपर उसका प्रभाव है। आर्थिक वातावरण, आर्थिक संपन्नता को देख करके, आर्थिक विकृति को देख करके उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मनोसामाजिक, वह किसी न किसी व्यक्ति से प्रभावित है, उसके जैसा बनने का प्रयास करता है। अब जो है बालक के ऊपर हमारे वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है, अब उसको देखना है कि बालक के ऊपर आखिर में वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है। तो बालक के ऊपर वातावरण का प्रभाव, बालक के ऊपर वातावरण का प्रभाव, बालक के ऊपर वातावरण क्या क्या प्रभाव डालता है आइए देखते हैं। तो मैं बता रहा था कि बालक के ऊपर वातावरण क्या प्रभाव डालता है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना मत प्रस्तुत किया। जैसा आपने देखा था कि वंशानुक्रम भी बालक को प्रभावित कर रहा था और वहाँ भी आपने देखा कि वंशानुक्रम बालक के शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव डाल रहा था, उसकी बुद्धि पे प्रभाव डाला, उसकी प्रजाति की श्रेष्ठता पे प्रभाव डाला, चरित्र पे प्रभाव डाला। उसी प्रकार हमारा जो ये वातावरण है यह भी बालक को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले फ्रेंजबोफ ने कहा कि जो हमारा ये वातावरण है, पर्यावरण है, वो बालक के शारीरिक लक्षणों पे प्रभाव डालता है। इन्होंने जापानी यहूदियों पे प्रयोग किया और जापानी यहूदियों को अमेरिका में विस्थापित कर दिया। तो देखा कि जापानी मूलतः छोटे होते हैं, नाटे कद के होते हैं, लेकिन जब इन्होंने उनको अमेरिका में रख करके प्रयोग करना चालू किया तो देखा कि इनके लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अक्सर आपने देखा होगा कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग गोरे पाए जाते हैं और विषुवतरेखी क्षेत्रों में पाए जाने वाले लोग काले पाए जाते हैं। तो वातावरण जो होता है बालक के शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है और इसका जो प्रयोग था फ्रेंजबोफ ने किया जापानी यहूदियों के ऊपर अमेरिका में रख करके, और इनके शरीर पर अंतर देखने को मिला और इन्होंने कहा कि जो वंशानुक्रम है वो बालक के शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करता है। दूसरा है मानसिक शक्तियों पे प्रभाव। मानसिक शक्तियों पे प्रभाव, गार्डन महोदय ने कहा कि जो वंशानुक्रम होता है बालक की मानसिक शक्तियों को प्रभावित करता है, अर्थात बालक की मानसिक शक्तियों को सही करने में, दुरुस्त करने में जो पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान है। पर्यावरण, इन्होंने क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को लिया, शहरी क्षेत्रों के बच्चों को लिया और नदी किनारे बच्चों को लिया, और जब इन्होंने अपना प्रयोग किया, जब अध्ययन किया तो पाया कि शहरी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनकी जो मानसिकता है वह ग्रामीण और नदी के किनारे के बच्चों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आगे है। दूसरे चीज में इन्होंने ये भी देखा कि जो ग्रामीण वाले बच्चे हैं वह नदी के किनारे रहने वाले बच्चों से अच्छे हैं। तो इनका मत ये था कि जो मानसिक शक्तियां हैं वो अभी पर्यावरण के द्वारा क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। प्रजाति की श्रेष्ठता पे प्रभाव, क्लार्क महोदय ने कहा कि गोरी प्रजातियां जो होती हैं वो काली प्रजातियों से श्रेष्ठ होती हैं। मतलब कि इन्होंने कहा कि जो प्रजाति होती है इसके ऊपर भी क्या होता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पे प्रभाव, कैटल महोदय ने कहा कि बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम से अधिक वातावरण का, मतलब कि वातावरण का प्रभाव ज़्यादा रहता है। कैटल महोदय का कहना था
कि जो हमारा ये बुद्धि है इसके विकास में वातावरण बहुत सक्रिय भूमिका निभाता है। इन्होंने 552 विद्वानों के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया। ये 552 विद्वान रॉयल सोसाइटी लंदन से और विज्ञान एकेडमी पेरिस से संबंधित थे। और जब इनका इन्होंने टेस्ट किया, प्रयोग किया, तो पाया कि वातावरण जो है वो क्या करता है, हमारी बौद्धिक क्षमताओं को प्रभावित करता है। अब आगे है व्यक्तित्व पे प्रभाव। व्यक्तित्व पे प्रभाव, तो अगला जो है हमारा है व्यक्तित्व पे प्रभाव। कूले महोदय कहते हैं कि वातावरण जो होता है वो वंशानुक्रम के जैसा ही हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इन्होंने 71 साहित्यकारों के ऊपर प्रयोग किया और पाया कि वातावरण क्या करता है, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसको चेंज करने का काम करता है। यही कारण है कि हम जिस माहौल में रहते हैं हम उसी प्रकार का परिधान पहनने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति स्कूल का ड्रेस पहन करके किसी शादी समारोह में नहीं जाता है, ना कोई शादी का कपड़ा पहन करके किसी विद्यालय में जाता है पढ़ने के लिए। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि विद्यालय का वातावरण शादी के वातावरण से अलग है और शादी के वातावरण का पहना हुआ कपड़ा यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगा। मतलब कि जहाँ का जैसा वातावरण है हमारा व्यक्तित्व उस वातावरण के अनुसार ही चेंज हो जाता है। तो फूले महोदय का कथन कि पर्यावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, ये सर्वथा सही है। इन्होंने 71 साहित्यकारों के ऊपर अपना प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला कि हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण क्या करता है, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने का कार्य करता है। अंतिम है जुड़वा बच्चों पे प्रभाव। 3 मनोवैज्ञानिक न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर ने यह सिद्ध किया कि जुड़वा बच्चों में जो होती हैं वो बौद्धिक और मानसिक जो क्षमताएं होती हैं एक दूसरे पे काफ़ी कोरिलेटेड होती हैं। इन्होंने 20 जुड़वा बच्चों पे प्रयोग किया और 20 जुड़वा बच्चों पे प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि इनको अलग अलग रख देने के बाद भी इनके अंदर समानताएं पाई जाती हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता की समानता पाई जाती है, इनकी मानसिकता की समानता पाई जाती है और साथ ही साथ इनके शारीरिक लक्षणों की भी समानता पाई जाती है। तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर भी समाप्त हुआ, वंशानुक्रम और वातावरण। हमने आपको बताया कि 2 दिन मैं लाइव आऊँगा, लाइव आकर के आपको प्रश्नों का जो है जखीरा जितना भी है उसका मैं समाधान करूँगा। पहला जो मेरा लाइव क्लास होगा, एक बार पुनः ध्यान दे लीजिए, जो पहला लाइव क्लास होगा हमारा वो 15 तारीख को होगा, 15/7/2020 अर्थात बृहस्पतिवार के दिन 11 बजे प्रातः। और इस दिन मैं मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। दूसरी जो लाइव क्लास हमारी होगी वो होगी 18 को, 18/7/2020 अर्थात रविवार को। और ये भी क्लास हमारी जो होगी वो 11 बजे प्रातः ही होगी। और इस दिन मैं वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो लाइव क्लास को मिस ना करें, लाइव क्लास को आप अटेंड करें। 15 अर्थात बृहस्पतिवार के दिन 11 बजे और 18 को रविवार के दिन 11 बजे। मित्रों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो इसको मेरे चैनल आनंद स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।